नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। मेरठ के कपसाड़ गांव में दलित लड़की के अपहरण और उसकी मां की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति काफी गर्मा गई है। प्रशासन ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। मेरठ के कपसाड़ गांव में दलित घर में घुसकर मां की हत्या कर दी गई और बेटी का अपहरण कर लिया गया। जहां एक तरफ पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए विपक्षी नेताओं का जमावड़ा लग रहा है, दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा और शांति व्यवस्था का हवाला देते हुए नेताओं की एंट्री पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। मेरठ हत्याकांड में दलित परिवार से मिलने जा रहे नगीना के सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को रोकने के लिए पुलिस ने दिल्ली से मेरठ तक की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी। जानकारी के मुताबिक ये भी पता चल रहा है कि आजाद को गांव तक पहुंचने से रोकने के लिए 4 स्तर की नाकेबंदी की गई थी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसको लेकर इतनी राजनीति क्यों है? क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में भी इसको लेकर काफी विरोध प्रदर्शन हुआ। ये पूरा मामला एक राजनीतिक मामला क्यों बन रहा है? आज इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं और उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। सर्वेश त्रिपाठी हमारे साथ हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर्वेश, आपका स्वागत है। मनीष शर्मा हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वाराणसी से जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है। और शिल्पी सेन हमारे साथ जुड़ रही हैं लखनऊ से, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं आज की चर्चा सर्वेश से शुरू करती हूँ कि सर्वेश, ये एक दलित लड़की का अपहरण होता है, उसकी मां की हत्या कर दी जाती है, लेकिन इसको जी। लेकर राजनीति इतनी गर्मा क्यों रही है? क्या ये सारा कुछ, क्योंकि ये जो इलाका है जो बताया जा रहा है, ये 24 वहां पर ऐसे गांव हैं जहां पर ठाकुरों की जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है। तो क्या ये ठाकुर बनाम दलित का मामला लग रहा है और फिर दलित वोटों की लड़ाई लग रही है? क्यों इतनी राजनीति गरमाई है इसको लेकर? जी। देखिए मैम, पहली चीज़ ये है कि बहुत राजनीति का विषय जो भी हो, पहले चिंता का विषय ये है कि एक महिला की हत्या की गई और वो मुद्दा बन ही नहीं पा रहा है। वो बेटी अगवा हुई, वो बेटी वापस आ गई, उस पे पीठ थपथपा ली पुलिस ने, खुश हो गए, जबकि बयान इतर है जो उनका नैरेटिव था। सरकार का नैरेटिव उस पे अपने आप चला कि देखो विपक्ष पूछ रहा था, हमने जवाब दे दिया, 60 घंटों के अंदर हम क्या कहते हैं, लड़का-लड़की वापस आ गए। अब एक माइनर लड़का और एक लड़की, दोनों को 60 घंटे अपने मन से गए थे, वो अगर इनका नैरेटिव माने तो अपने मन से गए थे और वापस आ गए या फिर ले आए, ये तो उसमें पीठ थपथपा रहे कि 60 घंटे में इन्होंने ले आए, लेकिन हत्या कैसे हुई इसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया। पुलिस का खौफ कितना कम है, इन एक तो ये घटना मेरठ में आपको दिख जाएगी, दूसरा या फिर कितना ज्यादा एक जाति विशेष का खौफ है पुलिस और प्रशासन के ऊपर, ये भी दिख जाएगा इससे। दूसरा, हरदोई में आपने देखा होगा, पुलिस अभिरक्षा में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, पुलिस अभिरक्षा में, सामने पुलिस के। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर, दलित और ठाकुर पे तो बाद में आते हैं, पहले तो ये देखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं उत्तर प्रदेश में, जो और बड़े चिंता का विषय है। और समस्या ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सुधारा, अगर आप इंट्रोस्पेक्शन करते, आप पहले मानते कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है, एनसीआरबी के आंकड़ों में देख लेते, 22-23 से शुरुआत हुई एनसीआरबी में, महिलाओं पे अपराध में सबसे ऊपर था उत्तर प्रदेश। आप अगर मान लेते तो आप उसको ठीक कर पाते। आप तो अपने जो आपके खुद कुछ मीडिया चैनल्स भी ऐसे हैं जिन जो इनके पास हैं, जो उल्टा नैरेटिव सेट करने में लग जाते हैं सरकार को। पहली बार मैं देख रहा हूं कि सरकार के डिफेंस में मीडिया हाउसेस भी खड़े हैं, बाकी लोग भी खड़े हैं, जबकि सरकार और पुलिस प्रशासन से सवाल पूछना एक हेल्दी डेमोक्रेसी की पहचान है, वो नहीं हो रहा। उसकी हत्या की गई, उस पे अलग अलग नैरेटिव है उसका। अगर मान लीजिए प्रेम प्रसंग रहा भी हो, तो क्या ये अधिकार उससे मिल जाता है कि वो दोनों दोनों मिलके भी माँ को मार दें, या फिर वो लड़का मार दे माँ को, या फिर कैसे भी हत्या हुई? ये तो लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर तो है ही है ना। आप कोई भी नैरेटिव सेट कर लें, उस पर कोई भी कितनी भी बयानबाजी कर लें, लेकिन हम धीरे धीरे, मैं देख रहा हूँ कई चैनल्स में देख रहा था मैं, कि हम भूल गए कि एक महिला की हत्या भी हुई है यहाँ पे, उसका भी नैरेटिव है। अगर आप ये सिद्ध कर दें कि नहीं, महिला का, उस बच्ची का प्रेम प्रसंग था, तो उससे क्या ये लीगल हो गया? वैसे भी लीगल नहीं होगा, लड़का माइनर था। और अगर मैं फिर कह रहा हूँ, खुदा ना खास्ता जो आरोपी है उसकी, उसका सरनेम, उसका टाइटल कुछ और होता, तो क्या ये ऐसे ही हो रहा होता जो ऐसा हुआ? ये सवाल पूछने की जरूरत है प्रत्येक नागरिक को, कि क्या बुलडोजर अब तक नहीं पहुंच गया होता? क्या हम बाकी मामलों में भी, ये सरकार ऐसी है क्या जहां ये थानों को, थाना जो है इनका, बुलडोजर थाने को देखता है या कोर्ट को देखता है या लॉ को देखता है? यहाँ तो फिर क्लियर हो जाता है ना, फिर आप जाति विशेष को देख रहे हैं, वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे हैं। तो ये कहानी अपने आप में, मेरठ की कहानी जो है, वो आंख खोलने वाली है। हाथरस में भी नहीं, जिसकी ना आंख खुली हो यहाँ खुल जाए।
और जितनी पुलिस प्रशासन ये विपक्ष के नेताओं को रोकने में लगा देते हैं। अब बताइए, कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहा था। अगर सरधना का सिटिंग एमएलए जाके वहां पे पीड़िता से के परिवार से मिल रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है, पैसे भी दिए गए, समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकल एमएलए भी जाके तुरंत उन्होंने मदद की, उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी घोषणा की, तो क्या लोकल एमएलए को भी जाने से आप रोकेंगे वहां पे अपने ही क्षेत्र में? उसके बाद अगर बाकी नेता भी जाना चाहते हैं तो जनप्रतिनिधि हैं, इतना नहीं, प्रशासन, पुलिस प्रशासन लगा दिया राजेश, आपने। मैं एक जी। रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें ये भी कहा गया है कि उस इलाके के यानी कि गांव के जो मोबाइल टावर्स हैं उनका सर्वेलेंस शुरू हो गया है। जो हम्म। गांव के इलाके के जो लोग हैं वो क्या वीडियो किसको भेज रहे हैं उस पर एक कड़ी नजर है। इतनी हम्म। नाकाबंदी क्यों कर रखी है, आखिर उसकी जरूरत क्या है? मुझे तो ये भी बताया गया वहां बहुत करीब उन गांव के ही लोगों ने कि जो परिवार है उस पर भी बहुत दबाव डाला गया कि ये जो नैरेटिव कह रहे हैं वो सेट किया जाए। काफी हद तक ओके। सक्सेसफुल भी हुए थोड़े टाइम तक ये लोग। हम्म। लेकिन ये इतनी इतने नीचे गिरने की जरूरत पॉलिटिक्स में क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। सरकार आपकी है, केंद्र हम्म। में भी है, स्टेट में भी है, उसके बाद आप एक चीज से, क्योंकि आपको पता है कि आप लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कितनी हम्म। कमियां बचा रहे हैं, कितना आपको कितना डर लगता है इससे? हम्म। हर तरह से ये इन लोगों ने कोशिश की है कि आवाज दबा दे, जनता की आवाज दबा दे। विपक्ष भी जनता की आवाज होता है। विपक्ष के नेताओं के लिए इतने पुलिस दिखाई दे रही है, उतना अगर सही में एफिशिएंटली काम करती तो 60 घंटे ना लगते इनको लाने में, और अब तक इतना टाइम ना लगता हत्या का खुलासा होने में। लेकिन पुलिस तो लगा रखी है इन्होंने विपक्ष के लिए, सर्वेलेंस लगा रखा है विपक्ष के लिए, सर्वेलेंस लगा रखा है लोगों को दबाने के लिए, लोगों को कोर्स करने के लिए। ये पुलिस प्रशासन, अगर अगर इंटेलिजेंस केवल लगता है कि वोट कहाँ कट रहे हैं, वोट कहाँ काटने हैं, वोट कहाँ बढ़ रहे हैं, आईबी भी इसीलिए काम कर रहा है, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है देश में, हमें हवा भी नहीं लगती कैसे हो गई। तो ये जो रिसोर्सेज है, सरकारी रिसोर्सेज है, उनका इस्तेमाल केवल वोट बैंक के लिए ना करें, ये सही कामों के लिए भी थोड़ा सा कर ले, 10% डाइवर्ट कर ले तो कानून व्यवस्था थोड़ी बेहतर हो जाएगी हमारी। ठीक है। अब मैं शिल्पी के पास आती हूँ। शिल्पी, आप इस केस को ट्रैक भी कर रही हैं। आखिर ये जो राजनीति है इसका स्रोत क्या है? क्या ये दलित वोट बैंक है? क्योंकि विपक्ष भी चाहता है कि भाई वो कम से कम दलितों का हितैषी है, वो अपने आप को उस तरीके से प्रोजेक्ट करे। बीजेपी इसको किस तरीके से देख रही है? प्रशासन का इतना कड़ा पहरा वहां पर लगाने की आखिर जरूरत क्या है? इस हद तक कि मोबाइल टावर्स का सर्वेलेंस शुरू कर दिया गया है, कौन किससे बात कर रहा है? मैं कुछ एक आध लोगों से बात किया मैंने बीच में समझने के लिए कि वहां की स्थिति क्या है, तो मुझे किसी ने बताया कि आप फेसबुक पर और ट्विटर पर क्या लिख रहे हैं उसी गांव के आसपास के इलाकों में उस पर भी बहुत बड़ी नाकाबंदी कर दी गई है। आखिर ये राजनीति मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी कि इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए नीलू जी, राजनीति से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये एक अपराध की घटना है जो सीधे-सीधे प्रदेश के यानी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर के दावे को लेकर के एक चुनौती है। क्योंकि जिस तरह से इतनी बड़ी घटना दिन दहाड़े हुई, उसमें लड़की अगवा कर ली गई या बाद में जैसे पुलिस हमेशा अपनी थ्योरीज़ देती है जिससे कि केस बहुत ज़्यादा केस पर लोगों का उस तरह से ध्यान न जाए। वैसे पुलिस ने भी बहुत थ्योरी देने की कोशिश की, लेकिन उस महिला की हत्या कैसे हुई? अगर लड़की अपनी मर्जी से गई है तो जिस तरह से आपने हत्या का बाद जो तस्वीरें हैं हॉस्पिटल में महिला की वो जरूर देखी होंगी, उससे बिल्कुल साफ है कि बहुत ज्यादा वहां जद्दोजहद हुई और महिला और जिसने भी ये हत्या की उसके साथ बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ। तो ऐसे में पुलिस के की थ्योरी पर सीधे सीधे इस बात का सवाल शुरू से उठता रहा है, लेकिन पुलिस इस बात को शुरू से ये कहती रही है और भी लोग गांव के ये कहते रहे हैं। दरअसल मामला ये था कि ये अपराध की घटना है, लेकिन इसके बाद जिस तरह से जातीय संघर्ष का एक रूप इस घटना ने ले लिया, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, वो खास है। क्योंकि आपने कहा कि कि विपक्ष के नेताओं को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष के नेताओं को ही नहीं, मीडिया को भी पहुंचने नहीं दिया गया। हमारे वरिष्ठ सहयोगी ललित राय वहां गए थे और वहां जाने से पहले अटेरना यानी 3 किलोमीटर दूर पर उनको रोक लिया गया था और उनको आगे नहीं जाने दिया। कैमरे पर उनसे पुलिस ऑफिसर्स ने बात नहीं की, लेकिन ऑफ कैमरा उन्होंने ये बताया कि नहीं, इस बात के निर्देश हैं। तो इसका मतलब सीधे सीधे क्या है कि अगर मीडिया को भी रोका जा रहा है यानी कि कुछ छिपाने की कोशिश है। खैर, पुलिस ने जो थ्योरीज दी वो सब अब थ्योरी पीछे रह गई, क्योंकि लड़की ने जिस तरह से बयान दिया है कोर्ट में और अपने माता जब परिवार से मिली, अपने पिता से, अपने भाई से, तो जो उनको कहा है वो उसने साफ तौर पर स्वीकार किया कि पारस सोम ने उसको अगवा किया था और उसको उसकी माँ की हत्या भी की। तो पुलिस की थ्योरी तो यूं ही ध्वस्त हो गई। लेकिन अब आपके राजनीति के सवाल पर आती हूँ। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश
इस लिहाज से बहुत अहम है कि वहाँ कोई भी जो विनिंग कॉम्बिनेशन है, वो दलितों के बिना नहीं बन सकता। बहुत दुर्भाग्य है कि हम लोग इस तरह की घटना पर भी न्याय को छोड़ करके राजनीति पर बात कर रहे हैं, वो एक अलग ही बात है। लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इसमें सक्रिय हुई, आप देखिए मायावती जी पीछे रह गई, लेकिन उन्होंने ट्वीट किया, हालाँकि उनके लोग अभी भी ये फ़ोन करके हम लोगों को कह रहे हैं कि बहन जी के ट्वीट की वजह से ही ये सब कार्रवाई हुई। अखिलेश यादव जी ने बयान भी दिया और अतुल प्रधान और लालजी राम सुमन भी वहां पर पहुंच के और उसके बाद आप देखिए कांग्रेस का भी डेलीगेशन वहां गया था, जाने की कोशिश कर रहा था। तनुज पुनिया वहां पर गए और लेकिन परिवार तक किसी को नहीं पहुंचने दिया गया। इस बीच जो आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर हैं, जिनकी आपने शुरू में बात की, उन्होंने पुलिस के साथ जो वो आगे जा रहे हैं, पीछे पुलिस जा रही है, बाकायदा उन्होंने वीडियो क्रिएट कर लिया और उसके बाद वीडियो कॉल से परिवार से बात की, यानी वो ज्यादा सुर्खियों में आ गए। तो हितैषी बनने की कोशिश है। ये सिर्फ न्याय की बात नहीं है उनके लिए, क्योंकि ये एक जातीय संघर्ष का जिस तरह से इसने रूप ले लिया, आपने चौबीसा की बात की, वहां इस तरह का वर्चस्व है उस कम्युनिटी का, और ऐसे में एक दलित परिवार को न्याय मिलना जो ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा ये भी दिखाने की कोशिश राजनीतिक दलों की है कि हम आपके हितैषी हैं। हालांकि इसमें सरकार अगर रोकती है तो वो ज्यादा कटघरे में है, प्रशासन रोकता है तो ज्यादा कटघरे में है। और आप देखिए जिस तरह से सरकार ने और प्रशासन ने इसको हाथरस न बने, इसकी कोशिश के लिए 10 लाख रुपए की भी घोषणा कर दी, शस्त्र लाइसेंस की भी घोषणा कर दी, नौकरी की भी घोषणा कर दी, और उसके बाद परिवार एक तरह से खामोश हो गया। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं छिपाई तो गई हैं बातें, लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती है, लेकिन इसके अलावा जो राजनीति की बात है वो भी अपनी जगह है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पीडीए के स्लोगन के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को दलितों का समर्थन मिला था, क्योंकि उस समय संविधान बदलने का नैरेटिव एक मुद्दा था। अब एक इस तरह की बात नहीं है, तो ऐसे में ये दिखाने की कोशिश भी है, लेकिन फिर भी कुछ जो जनप्रतिनिधि हैं उनको, पूरी भीड़ को तो नहीं, लेकिन 2-3 जनप्रतिनिधियों को अपने साथ ले जाकर के प्रशासन को मिलवाना चाहिए था, जिस बात में मुझे लगता है कि प्रशासन ज्यादा कटघरे में है। नीलू जी, आप ये कह रही हैं कि प्रशासन ज्यादा इसमें कटघरे में खड़ा लगता है। मनीष, आप इस पूरे घटना को कैसे देखते हैं? इस घटना जो एक आपराधिक एंगल है, दूसरा जो इसके पीछे की जो राजनीति है, उसका कारण आपको क्या लग रहा है? नहीं नहीं, देखिए एक चीज हम लोग समझा जाए कि 2014 के बाद से ही जैसे ही दिल्ली में सरकार आई है, और फिर मान लीजिए उसके बाद 17 में जैसे ही योगी आते हैं, तो जनरली इसको हम लोग को समझना चाहिए कि गांव गांव ये मैसेज चला गया है। उस तरह की जो पुरानी फ्यूडल फोर्सेज जो हैं, उनके पास एक मैसेज चला गया है कि हमारा राज आ गया, पुराना वाला राज हमारा वापस आ गया है, और अब हम जो है जैसा चाहेंगे वैसे करेंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में खास करके, चूंकि उस तरह की योगी भी एक यहाँ पे हैं और मोदी जी ऊपर हैं, तो आप अभी जो नया आप देखेंगे आंकड़ा जो आया है एनसीआरबी का, उसमें 2-3 राज्यों में उत्तर प्रदेश भी है, दलित हत्या में, महिला हत्या में, अपराध में, क्राइम में, इस तरह का इसको लेकर के, माइनॉरिटी को लेकर क्राइम में, हालांकि उसको अलग से दर्ज नहीं किया जाता। तो वो आमतौर पे आप देखेंगे कि ये एक नॉर्मल ट्रेंड है। ये मतलब ये कोई औचक हो जाने वाला मामला नहीं। एक एक कह लीजिए कि उस तरह के ताकतों को एक तरह से फ्रीनेस मिली है कि वो दलित जातियों को, मुसलमानों को, महिलाओं को और ज्यादा पहले की तरह टारगेट कर सके, पहले की तरह उनके ऊपर अटैक कर सके। और उनको ये भी पता है कि उसके बाद सरकार का उनको एक खुला संरक्षण उनको मिलता रहेगा। वहां से तमाम दावपेच लगा के उनको बचाने की, उनको हद तक जाकर के बचाने की एक कोशिश होगी आमतौर पे। तो ये एक मैं देख रहा हूं कि ओवर, देखिए वो जो संविधान बदलने वाला जो उत्तर प्रदेश में बना था जो स्लोगन, वो ऐसे ही थोड़े बन गया था, वो हवा में नहीं बना था, वो चल रहा था नीचे। एक इस तरह का गांव गांव हमले बढ़ गए थे लोगों पे, और जब जब उसको उस नैरेटिव से टच किया, जब लोगों ने देखा कि जो है वहां ये 400 पार का मतलब ये संविधान बदल देंगे, तो वो नीचे से रिलेट हो गया, नीचे हमले हो रहे थे, नीचे उनके 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 सम्मान पे, उनके खेत पे, उनके जो है विश्वविद्यालयों में, उनके उन कर्म विभागों में वो हमले चल रहे थे। वो हमले जो है उस नैरेटिव से, 400 पार के नैरेटिव से जाके लिंक हो गए। और उसके बाद से आप देखेंगे कि अभी भी वो बना हुआ है, अभी भी आप देखेंगे कि उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन उस नैरेटिव में नीचे, क्योंकि बार बार घटनाएं हो रही हैं। अभी एक यादव जो एक कथावाचक को यादव होने के चलते उनके ऊपर अटैक हुआ,
और ये आपने देखा, उन्नाव का देखा, हाथरस का देखा, ये सारा चीज हम देख रहे हैं। मेरा ये कहना है कि ये सत्ता द्वारा प्रायोजित हत्या है, सत्ता द्वारा विचारित हत्या है, सत्ता द्वारा क्या बोल सकते हैं सर, मैंने उसको उत्साहित करने वाला, मतलब एक तरह से इसमें सीधे स्टेट पावर जो है वो इसके सेंटर में है। वो तो आप नीचे ठीक है, वो कानून अपने तरीके से काम करेगा, लेकिन ये एक खुला एकदम छोड़ दिया गया है पूरे उत्तर प्रदेश को। माइनॉरिटी कभी भी मारा जा सकता है, मुस्लिम कहीं भी मारा जा सकता है, दलित कहीं भी मारा जा सकता है, और महिलाएं कभी भी उनके ऊपर अटैक हो सकता है। और उस तरह की ताकतों को लगातार एक अघोषित संरक्षण इस सरकार का मिला हुआ है। इसको हमको लगता है कि इस पूरे संदर्भ से देखना चाहिए, तभी शायद हम समझ सकते हैं कि कानून के मोर्चे पे कैसे लड़ा जाए और राजनीति कैसे इसमें सेंटर पॉइंट है। इस बात को भी समझना पड़ेगा। अगर हम इसके राजनीति के सेंटर पॉइंट को अगर हम उसको बाहर करेंगे तो जनरल हत्या की तरह दिखेगा, जनरल मौत की तरह दिखेगा, उसमें कहीं कोई सिस्टम आपको नहीं दिखेगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि ये सिस्टम द्वारा हत्या किया हुआ है, ये इस दिशा में चीजें अब बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में। ओके, आप ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम द्वारा एक तरीके से प्रायोजित हत्या आपको लगती है। सर्वेश, लेकिन जो पीडीए की जो राजनीति है, जिसकी बात अभी हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो पीडीए की राजनीति शुरू किया अखिलेश यादव ने। अब जो शिल्पी कह रही थी कि भाई ये हाथरस जैसा केस ना बने, उसको लेकर सारे प्रयास इस समय प्रशासन कर रहा है कि कम से कम हाथरस वाला ये मामला ना बने। तो अब ये तो एक वाकया है जो अपने आप में एक लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। उस लड़की के परिवार के साथ क्या हुआ वो अपने आप में एक स्टोरी है। लेकिन अब क्योंकि यूपी का चुनाव भी 2027 में है और ये सारी चीजें अक्यूमुलेट होती जाती हैं, कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा इंसिडेंट आ जाता है और उसके बाद फिर उस पर चर्चा शुरू हो जाती है, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जाती है। तो अगर पीडीए जैसे चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे फिर समाजवादी पार्टी हो, या फिर जो तमाम प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर हुए, अगर इस तरीके से प्रशासन नकेल कसने लगेगा, किसी को जाने नहीं देना, किसी को आने नहीं देना, तो आपको क्या लगता है कि क्या विपक्ष के लिए ये एक प्रॉब्लम हो सकती है? भाई विपक्ष अपनी राजनीति कैसे करेगा? और विपक्ष को भी तो जनता को बताना पड़ेगा ना कि हम आज आपके साथ खड़े हैं। आज विपक्ष क्यों इस तरह से बिहेव कर रहा है? विपक्ष को लग रहा है कि भाई वो भी अपना जाए दलितों के बीच में, कम से कम वो बताए तो कि वो दलितों का हितैषी है। लेकिन जब प्रशासन जाने ही नहीं देगा तो विपक्ष करेगा क्या? देखिए, पहली बात ये है कि प्रशासन कितनी भी कोशिश कर ले, हमारी आवाज वहां तक पहुंच ही जाती है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो थे वो हमारे लोकल एमएलए अतुल प्रधान जी ही थे, और उन्होंने अपनी आवाज, वो एक्चुअली वहां की आवाज है, असली आवाज विधानसभा में है वो, तो वो हमारी आवाज, समाजवादी पार्टी की आवाज बन के वहां गए। उन्होंने सबसे पहले संबल प्रदान किया, मदद भी जितनी कर सकते थे की, और सबसे पहली आवाज जो उठाने की थी वो अतुल प्रधान जी की थी, जो लोकल एमएलए थे, उनका दायित्व भी था। तो आवाज तो ये नहीं दबा सकते, आवाज दबा पाते तो 24 में दबा चुके होते। आवाज जनता की आवाज है, विपक्ष की आवाज जनता की आवाज होती है, वो ये नहीं दबा सकते। डेमोक्रेसी इतनी, मुझे बहुत भरोसा है अपने देश के लोकतंत्र पे। ये इनकी कोशिशें, दूसरी बात इनका जो कवर अप है ना, इस बार इतने डरे हुए हैं ये, कि इनका डर ही दुनिया को बता रहा है, सबको बता रहा है। कोई भी इंसान जो थोड़ी भी सैनिटी के साथ देखेगा उसको समझ में आ जाएगा कि ये जो कवर अप चल रहा है ये इनकी गलती, ये और ये जिस मीडियम को यूज करते रहे, मीडिया पूरी, ऐसा नहीं है कि निष्पक्ष मीडिया नहीं बचा है देश में, लोगों ने दिखाया भी है, बहुत सारे चैनलों पे भी दिखाया गया है, लोग इसकी चर्चा भी कर रहे हैं। और पीडीए की बात, अभी अभी मैं समाजवादी पार्टी के पार्टी कार्यालय से मीटिंग से बाहर आ रहा हूँ, वहां भी पीडीए पे ही चर्चा कर रहे थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। पीड़ित कोई भी है वो पीडीए का डेफिनेशन में एकदम सटीक बैठता है। और ये तो पीड़ित, आज से जब हम दलित वर्ग की बात करें तो ये आज से पीड़ित नहीं है, पीड़ितों की डेफिनेशन शुरुआत यहाँ से होती है। तो ये तो हमेशा से, जब भी इंक्लूसिव ग्रोथ की बात होगी तो इनकी बातें हमेशा, पीड़ित ये इसलिए भी थे कि गरीब परिवार है, दलित परिवार है, गरीब परिवार है, महिला है, आधी आबादी है, महिलाओं को तो वैसे भी लोहिया जी ने और बाकी जहां जहां आप देखेंगे उनको तो जरूरत है ही है, यूपी में खासकर जरूरत है प्रोटेक्शन की। जो अभी मनीष भाई कह रहे थे, हमारे बड़े भाई, वो जो शब्द एग्जैक्टली उनको जो कोशिश कर रहे थे वो ये है कि ये सरकार द्वारा पोषित हत्या है, ये प्रायोजित भी है, पोषित भी है। और ये जितनी भी तरीके, क्योंकि आप जो ये तरीका अपना रहे हैं ना, जो आप खुली छूट दे रहे हैं, और घोषित भी हत्या है, अघोषित भी नहीं है, घोषित इस प्रकार से है कि जहां का मुख्यमंत्री खुद ही अपने ऊपर हुए केस हटा ले, जहां अखलाक का लिंचिंग का केस सरकार हटा ले, तो आप ये घोषित कर रहे हैं कि तुम ऐसा कुछ भी करोगे। और जहां ऐसे लोगों को, संगीत सोम जैसे लोगों को, जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, जिनकी राजनीति ही बेस्ड है, जो सीधे सीधे एक शाहरुख खान को टारगेट करते हैं, बस अपनी राजनीति, जो एकदम ही दबी हुई, हारी हुई राजनीति, उसको चमकाने के लिए,
तो ये ऐसे लोगों के नाम पे अब जब भी एक पार्टी उनको पोषित आगे बढ़ाएगी, जो उनके स्टार लोग होंगे, संगीत सोम भाजपा के स्टार हैं, जिस थ्योरी पे अब योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं, वो शुरुआत संगीत सोम करके छोड़ चुके हैं। अब तो उसमें फेलियर में गिनती होने लगी उनकी। तो जहां पे भी जहां जिस पार्टी ने इसको बढ़ावा दिया है, वो घोषित भी है और पोषित भी है उसके द्वारा। इनका क्राइम ही इनका चीफ मिनिस्टर रिप्रेजेंट करता है। ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जहां पे क्रिमिनल्स की क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात होगी हमारे प्रदेश का, इट इज वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट, बट इट इज द बिटर ट्रुथ कि हमारे प्रदेश में एक एग्जाम्पल है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कैसे होती है, और हम उसको भाजपा सरकार सेट कर रही है दिन ब दिन। जब वो उनका रुख आप कुलदीप सिंह सेंगर केस पे देखेंगे और बाकी चीजों पे देखेंगे, उनका बुलडोजर जाति सूंघ सूंघ के जब जाता है, तो वो दिखाता है, उसकी दिशा दिखाता है कि इनकी सरकार की दिशा, गवर्नेंस की दिशा कहाँ है। तो ये बहुत अफसोसजनक है, लेकिन जनता ने 24 में भी समझा था, वो जीत जनता की थी, और 27 में तो क्लियर जीत होनी है इनको। ये भी एक कांड, मैंने कहा ना, ये बहुत लोगों को जिनकी आंख नहीं खुली होगी, मेरठ कांड में खुल गई है। लोग जो हम ग्राउंड पे रहते हैं, क्षेत्र में बात होती है, और वी गेट टू नो कि लोगों को समझ में आ रहा है ये। जी, ठीक है। जी। शिल्पी, अब ये पूरा मामला किधर जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है? क्या लग रहा है आपको कि ये ऐसे ही मामला निपट जाएगा? और क्योंकि मीडिया का एक रिटेंशन स्पैन भी होता है, कुछ दिनों तक स्टोरी होती है, उसके बाद फिर स्टोरीज़ अपने आप में पीछे छूट जाती हैं। तो ये क्या आपको लग रहा है कि कोई न्याय, जहाँ तक परिवार के न्याय का सवाल है, कि क्या परिवार को वाक़ई में न्याय मिल पाएगा? उसको लेकर क्या पहल हो रही है? देखिए, जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन किस तरह से इसका इन्वेस्टिगेशन होता है उस पर ये डिपेंड करता है। लेकिन ये कहा जाता है कि लड़की ने जिस तरह से बयान दिया है, उसमें ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल केस क्लियर है। लेकिन ऐसे में ये बात भी साफ है कि इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से एक जातीय संघर्ष या जातीय जो वैमनस्यता वो सामने आ गई है, वो अपने आप में किसी भी सोसाइटी के का जो कल्चरल फैब्रिक है, उसको खराब करने के लिए, उसको बिगाड़ने के लिए काफ़ी है। और जहाँ तक इसमें शासन और सत्ता की मंशा की बात है, क्योंकि मंशा बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के पहले ही ये थ्योरी दे देना कि अगर मान लीजिए लड़की साथ में गई भी थी, तो हत्या ही है, वो बात अभी सामने आ चुकी है। लेकिन ऐसे में फिर बहुत ज़्यादा इस पर फ़ोकस्ड अप्रोच की इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से हम लोग कई बार, क्योंकि अभी 14 महीने 13 महीने बाकी हैं विधानसभा चुनाव को, तो ऐसे में कहा जाता है कि मीडिया के भी एक फ़ॉलो अप करने की सीमा होती है, वो अपनी समय की बाध्यता है। लेकिन पब्लिक की जो मेमोरी होती है वो भी शॉर्ट होती है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासी ज़मीन कुछ इस तरह से है कि वो अंदर ही अंदर सुगबुगाहट उसमें होती रहती है। यही वजह है कि आप पिछले लोकसभा चुनाव में देखिए कि बीजेपी ने कितनी कोशिश की थी, लेकिन वहाँ क्षत्रिय वर्सेस जो दलित जो बात थी, वो बाद में सामने आई, या जो जिस तरह से कास्ट का एक जो कॉम्बिनेशन बना, वो बात भी सामने आ गई। तो ये वाली भी बात बीजेपी के लिए एक चुनौती है, और चुनौती ही नहीं, क्योंकि बीजेपी लगातार इस बात को कहती रही है कि जो दलित हैं उनके लिए हम अभियान चलाते हैं, जो वंचित हैं उनके लिए अभियान चलाते हैं। ऐसे में सीधे-सीधे ये भी सवाल सरकार से, शासन सत्ता से होना चाहिए कि उसके बावजूद इतनी सारी घटनाएँ किस तरह से हो रही हैं। तो ये सरकार और शासन से ज़रूर सवाल होना चाहिए, और मेरे ख्याल से होता रहेगा। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का वहाँ का एक जातीय जो एक फैब्रिक है वो बन रहा है, उसमें आने वाले समय की राजनीति पर इस वाली घटना की छाप दिख सकती है। अब किस तरह से इसको जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आगे ले जाती हैं, वो देखने वाली बात है। लेकिन अभी आपने 24 गाँव यानी चौबीसा की जो बात की, उसमें इस तरह से वैमनस्यता दिखती है। और अंततः हम लोग बात कितनी ही प्रोग्रेस की करें नीलू जी, कितनी ही दूसरे अभियानों की करें, लेकिन जातीय जो कॉम्बिनेशन है उसी के आधार पर चुनाव, कम से कम मैंने उत्तर प्रदेश में अपने करियर में तो देखा है कि होते हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अगर इस तरह की घटना हुई है, या आगे भी इस तरह की होती है, तो दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, राजनीतिक रूप से भी नुकसान बीजेपी का होने वाला है, ये आप जान लीजिए। तो ये इस तरह की घटना से यही सामने आ सकता है। ठीक है। अब मनीष जी, अंत में क्या कहेंगे? फिर कार्यक्रम को खत्म करूँगी इस पूरी घटना पर। जी। अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूटेड हैं। मैं बस इसमें इतना ही कहना चाहता हूँ कि बेसिकली ये जो बारंबारता है इस तरह की मौतों का, आप देख लेंगे 24 के बाद से ही वो भिन्न-भिन्न शक्ल में लग रहा है कि वो कंटिन्यू कर रहा है। 24 लगातार जो है, हर बार वो याद दिला देता है। हर घटना जो है, उस खास इलाके में लोगों की मेमोरी को बार-बार 24 की तरफ ले जाता है।
नजदीक की तरफ ले जाता है। भाजपा उसको भूलने नहीं दे रही है। वो ऐसा नहीं है कि नहीं चाहती है कि भूल जाए, लेकिन जिस तरह की ताकतों को वो संरक्षण दे रही है, उसको उत्साह भी क्रिएट करना है, उसको रोकना भी है एक सीमा पे। लेकिन वो कंट्रोल उस तरह से नहीं रह रहा है। जो नीचे इनके पावरफुल लोग हैं, जो ग्रामीण इलाके में, शहरी इलाकों में, जो कह लीजिए अपर कास्ट हेजुमनी है, जो वो अभी बार बार अपने जितनी बनाई सीमा रेखा उसको बार बार उलानता है। और इसलिए आप देखेंगे कि हर 15 दिन पर, 1 महीने पर इस तरह की घटनाएं जो है आपको आपको होती हुई दिख रही है। तो मेरा तो ये मानना है कि ये बीजेपी को और संकट में डालने वाली घटनाएं हैं। और हालांकि इस पे डिपेंड करता है कि सामाजिक न्याय के सवाल पे भी कोई दूसरे चरण का प्रोग्राम विपक्ष लेके आता है कि नहीं ले आता है। केवल 24 के नैरेटिव से 27 के नैरेटिव को नहीं हल किया जा सकता है। उस 24 के नैरेटिव पे ही आपको फिर दूसरे चरण का प्रोग्राम लेके आपको आना पड़ता है। बीजेपी तो मौके दे रही है। बीजेपी फेल्ड स्टेट के बतौर जो है, खास करके दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए एक फेल्ड स्टेट है। अगर आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश तो सिर्फ उसकी नकारात्मकता से ही आप आगे नहीं जा सकते हैं। आपको अपने उन सामाजिक जिन मुद्दों के जरिए आप 24 में सामने आए हैं, उन मुद्दों पे आपको दूसरे तीसरे चरण का प्रोग्राम लेकर के और ऐसे सवालों पे राज्यव्यापी आंदोलन में उतरना, ऐसे ऐसे जो भी सवाल आते हैं इस पे राज्यव्यापी आंदोलन में उतर जाना। वो गांव में नहीं जाने दे रहे हैं, ठीक बात है। हम पूरे उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं प्रदर्शन कर सकते हैं? हम लखनऊ को क्यों नहीं घेर सकते हैं? हम जो है पूरे राज्य में कोई कॉल क्यों नहीं दे सकते इस सवाल पे? तो विपक्ष को भी सोचना होगा कि ये केवल खाना पूर्ति से नहीं चलेगा, गांव में गए और जाने नहीं दिया, केवल बयान से नहीं चलेगा। वो मौका दे रही है बीजेपी, लगातार गलतियां कर रही हैं। उन गलतियों के जरिए सही दिशा में उत्तर प्रदेश को ले जाया जा सकता है, उस पर पहलकदमी लेकर के। यह तो विपक्ष को भी और नागरिक आंदोलन को भी, महिला आंदोलन को भी, सबको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष, शिल्पी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।